नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं। बारिश और बर्फबारी के कारण बंद हुए मुगल रोड बर्फ हटने के बाद देर शाम फिर खुलने से। बता दें कि जम्मू कश्मीर में हो रही बारिश और बर्फबारी के चलते मुगल रोड वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था, जिसे बाद में बर्फ हटाने के बाद खोल दिया गया। बताते चले कि मौसम विभाग के अनुसार आगामी कुछ दिनों तक जम्मू कश्मीर में बारिश, आंधी तूफान और हल्की बर्फबारी के आसार हैं और ऐसे में आज हुई बारिश और बर्फबारी के चलते मुगल रोड वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया था, जिसे बाद में देर शाम पुनः वाहनों के लिए खोल दिया गया। ईद उल अजहा 2025 की तैयारियों और नमाज समय को लेकर वक्फ बोर्ड की बैठक आयोजित। बता दें कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की ओर से ईद उल अजहा 2025 की तैयारियों और ईद नमाज के समय को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, जिसमें ईद के दिन की व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। ईद का आमद है और आज हमने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के ऑफिस में मीटिंग की। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हमारे सिविल सोसाइटी, आइमा हजरात, इमाम व ख़तीब सारे यहाँ पे थे, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये हिदायत दी जाए। जानते हैं सारे कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के ही अंडर जितने भी हमारे मसाजिद, जितने भी हमारी दरगाहें, ईदगाह, सारे जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अंडर आते हैं। और जो ये इंतज़ामात ये सारे वक्फ के अंडर होते हैं, चाहे ईद की नमाज है, चाहे वो मस्जिद में है, ईदगाह में है और किसी दरगाह में भी हैं, तो वो वक्फ के अंडर आता है। और इस सिलसिले में हमारे आइमा हजरात की बहुत बड़ी तादाद जो वक्फ के अंडर हैं, तो उनके ज़िम्मे रहती है ये ज़िम्मेदारी। ईद की नमाज और बाकी जो मजहबी रसूमात हैं वो आइमा हजरात और इमाम ख़तीब के ये ज़ेर एहतमाम रहता है। और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। हमारी सिक्योरिटी, हमारा पावर, हमारा फूड एंड सप्लाईज, जेएमसी, वो सारे यहाँ पे थे। ड्यूकॉम ऑफिस से एडीसी साहब खुद तशरीफ़ लाए थे और तमाम सिक्योरिटी के और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे। सबों ने अपनी बात भी बताई और एडमिनिस्ट्रेशन ने इंतज़ामात किए हुए हैं। अब सारे डीसी साहिबान और जो मैजिस्ट्रेट्स हैं वो इन सब चीज़ों का देखेंगे और किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, चाहे वो कुर्बानी की बात रहेगी, जानवरों की बात रहेगी, और ख़ासकर खाने पीने की चीज़ जो इंतज़ामात इसमें रहते हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि रेट्स का बढ़ना उसी टाइम पे या कोई चीज़ ख़राब होनी। तो इसमें बहुत सारे खदशात होते हैं। फूड एंड सप्लाईज़ और फूड सेफ्टी एक्ट के अंडर जो भी हमें प्रिवेंशंस उठाने हैं वो सारे बता दिया गया आपके सामने। और हमें उम्मीद है कि ये ईद खुशियाँ लाएगी। जो हमने अभी तक यहाँ पे देखा भी, जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर था और जो यहाँ पर बहुत सारे हमारे राजौरी, पुंछ में जान जो हमारे शहीद हो गए वो हमारे परिवार के हिस्से हैं, उन शहीदों को भी हमने आज यहाँ पे श्रद्धांजलि दी। और ये भी है कि आइंदा अल्लाह करे कि यहाँ अमन व अमान हो और ये ईद खुशियाँ लेके आएँ और तमाम चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यहाँ पे डिस्कस हुई वो सारी चीज़ें हम ज़मीनी सतह पे लाएँ। ख़ासकर पावर, बिजली और सफाई का मामला जो ज़ेर बहस रहा उस पे बात हुई। यहाँ सारे मौजूद थे और मुझे उम्मीद है कि हर एक चीज़ अच्छे से होगी। और ईद 7 तारीख को है और हम ईद खुशी से मनाएं। भारत तिब्बत संघ ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन उत्पादों में राष्ट्रव्यापी बहिष्कार का आह्वान किया। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर कुलदीप शर्मा ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हर देश चीनी सामानों का बहिष्कार करे। चीन हमारे देश से मुनाफा कमाकर उसी पैसे को हमारी सीमाओं पर तनाव फैलाता है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ व्यापार नहीं, राष्ट्रभक्ति का सवाल है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत तिब्बत संघ की तरफ से आयोजित की गई है, जिसमें हमारे ऊपर एक दायित्व है कि जो रिसेंटली चाइना ने जो पाकिस्तान के साथ खड़े होकर भारत को ललकारा है,
ऑपरेशन सिंदूर हमने किया था उग्रवाद की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए। हमने पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान के सिविलियन के ऊपर या पाकिस्तान के आर्मी के ऊपर अटैक नहीं किया था। हमने किया था वहां जहां फैक्ट्री थी उग्रवादियों की, जहां से उग्रवादी तैयार होते हैं, जिन्होंने पहलगाम का कांड किया था। लेकिन जब चाइना ने यह कहा कि मैं पाकिस्तान के पीछे हूं, तो हमारी आंखें खुल गई कि चाइना हमारे देश से, चाइना भारत से पैसा कमाता है और अपने देश को मजबूत कर रहा है। हमारे देश से पैसा कमाया हुआ हथियार बना रहा है और हमारे ऊपर ही वो प्रयोग करना चाहता है। तो भारत तिब्बत संघ ने फैसला किया कि हम जन जन तक, मैं प्रभारी हूं 5 राज्यों का, 5 राज्यों में जा रहा हूं, हर राज्य में जाकर एक ही बात कह रहा हूं कि भाई चाइनीज सामान का पूर्णतः बहिष्कार करो। भारत में बना हुआ जो सामान है उसको ही खरीदो, अपने लोगों का बनाया, चाहे थोड़ा महंगा सही, लेकिन अपने तो है। ये नहीं कि हमसे पैसे कमा के हथियार बना के हमें ही टारगेट बनाया जा रहा है। इस वजह से भारत तिब्बत संघ की अपील है हर एक नागरिक से, हर बिजनेसमैन से, चाहे वो होलसेलर है चाहे रिटेलर है, कृपा करके देश के लिए, भारत के लिए एक हो जाओ। आज वक्त है देश को मजबूत करने के लिए, इसलिए आज की प्रेस वार्ता बहिष्कार करना है चाइनीज सामान का। आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा भारत एक हो गया, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब एक हो गए। सिर्फ अपील करने की जरूरत है। हमें आज सियासत से ऊपर उठकर, सियासत का इसमें कोई नामो निशान नहीं, आज हम सब भारतीय हैं, भारतवासी होकर हमें यह कार्य करना है कि चाइनीज सामान का बहिष्कार करके चाइना की इकोनॉमी को तोड़ना है, ताकि हमारे पैसे से हथियार बनाकर हम पे ना लागू करें। तुम जो आपके ये मैंने इसलिए कहा है, जो आपके ये माइक लगे हैं ये भी चाइनीज है। अगर आप बोलोगे तो मैं चश्मा पहना, उस एक सॉक्स जुराब से लेकर टेलीविजन तक, टेलीविजन छोड़ो, इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं, विवेक सिंघल जी जो अध्यक्ष हैं, इनके पास जो मशीनें हैं वो भी चाइना से आती है। वो अलग बात है कि उसकी मेंटेनेंस वो नहीं करते, लेकिन सस्ते में बेच देते हैं, हम सस्ता समझ के ले लेते हैं। तो चाइनीज का बोलबाला 75% भारत के बाजार के ऊपर है, 75%, सिर्फ 25% हमारे जो भारतीय उद्योगपति है वो बना रहे हैं। देखिए, कुछ नियमों में बंधी हुई है, वो इंटरनेशनल पॉलिसी के साथ चलती है, लेकिन सरकार बदलती भी जनता है, सरकार बनाती भी जनता है। सरकार को इसको आप अलग कर दीजिए, ये जन जागरण का प्रोग्राम है। सरकार कुछ नहीं होती, सरकार हम बनाते हैं, सरकार हम गिराते हैं। हम ये चाहते हैं कि चाइनीज सामान के ऊपर निर्भर मत होइए, चाइनीज आइटम का बहिष्कार करिए, भारतीय बाजार का सामान जो है भारतीयों द्वारा बनाया है उसको अपनाइए। आगामी खीर भवानी मेले को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आगामी खीर भवानी मेले को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कश्मीर के आईजीपी वीके विर्दी ने शनिवार को बताया कि मुख्य आयोजन 3 जून को होगा और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि पूरी घाटी से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने संयुक्त रूप से व्यापक इंतजाम किए हैं। आईजीपी ने कहा, हमने ऐसे प्रबंध किए हैं जिससे श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो और उनकी सुरक्षा हर हाल में बनी रहे। हाल ही में पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर उठे सवालों पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा के लिए भी सुरक्षा का हर साल गहन समीक्षा के साथ पूरा ध्यान रखा जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि जैसे पिछले साल सख्त सुरक्षा प्रबंध थे वैसे ही इस साल भी रहेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेला खीर भवानी अभी जल्द ही शुरू होने वाला है और इसका मेन फंक्शन जो 3 तारीख को रहेगा और इसमें बाकी जो पूरी वैली के मुख्तलिफ जिलों से लोग डिवोटीज आएंगे। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसके पुख्ता इंतजाम करे हैं और साथ ही साथ इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस, ट्रैफिक रिलेटेड और सिक्योरिटी जो हमारा महकमा है उसके भी इंतजाम पुख्ता रहेंगे, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पे कोई दिक्कत पेश ना आए और उनकी प्रॉपर सिक्योरिटी यहाँ रहे।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमेशा इस चीज का सिक्योरिटी अरेंजमेंट और रिव्यूज करे हुए हैं और उसी स्कीम के तहत हम लोगों का जो सिक्योरिटी प्लानिंग है वो हमने इन प्लेस रखा। आज एक सराहनीय कदम उठाते हुए बीजेपी गांधरबल के जिला अध्यक्ष टीएच हसन राठर अपनी टीम के साथ तुलमुला स्थित खीर भवानी मंदिर पहुंचे। आज एक सराहनीय कदम उठाते हुए बीजेपी गांधरबल के जिला अध्यक्ष टीएच हसन राठर अपनी टीम के साथ तुलमुला स्थित खीर भवानी मंदिर पहुंचे, जिसका मकसद आने वाले खीर भवानी मेले की तैयारियों का जायजा लेना था। ये मेला हर साल हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है और इस बार इसे पूरी तरह से सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना प्राथमिकता है। बीजेपी टीम ने साफ सफाई, पीने के पानी, बिजली और सुरक्षा जैसी जरूरी इंतजामों का गहराई से निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और मंदिर समिति से मिलकर इस आयोजन को सफल बनाने के लिए आपसी तालमेल पर जोर दिया। मीडिया से बात करते हुए राठर ने भरोसा जताया कि इस बार का मेला बहुत शानदार रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को पूरा समर्थन देती है। इस दौरे से साफ है कि बीजेपी जमीनी स्तर पर जनता से जुड़ने और जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजन को प्रोत्साहन देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आज यहाँ जैसे कि आप जानते हैं कि हर साल यहाँ खीर भवानी का मेला लगता है और हमारे जो पंडित बरादरी है जो कुछ सालों से बाहर रहते हैं वो उनका हम तहे दिल से वेलकम करते हैं और हम चाहते हैं कि सभी लोग आए दर्शन के लिए। और जो इंतज़ामात के बारे में आप पूछ रहे हैं कि यहाँ पे हमारी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, उन लोगों ने अच्छा काम किया है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ साफ़ सफाई है, पानी है, जो कुछ होना चाहिए यहाँ पे वो है हमारे यहाँ। और मैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल हो या पुलिस, मैं उनका मशकूर हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने जो हमारे श्रद्धालु है उनके लिए अच्छे इंतजाम रखे हैं। और मैं चाहता हूँ जितने भी हमारी पंडित बरादरी है या फिर इस कम्युनिटी से बाकी लोग जो है वो भी आए, उनका हम वेलकम करते हैं, वार्म वेलकम है उनके लिए। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो कश्मीरी लोग जो मुसलमान लोग जो है, मुसलमान कम्युनिटी से जो लोग हैं वो बिल्कुल उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और हमेशा ये भाईचारा रहा है कि हमारे कश्मीरी पंडित और हमारे कश्मीरी मुसलमान जो है आपस में बिल्कुल एक बदन दो जान है। जम्मू कश्मीर भाजपा के विधायक चौधरी विक्रम रंधावा द्वारा जम्मू कश्मीर के विभिन्न मसलों को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। प्रमुखता से ये 3 विभागों को केंद्रित है: जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी और जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड। अब मैं इसकी बैकग्राउंड पे जाऊं तो चुनावों के बाद उमर अब्दुल्ला की सरकार का गठन होना और उमर अब्दुल्ला का मुख्यमंत्री बनना, और मुख्यमंत्री महोदय के पास अनेक विभाग है लेकिन उसमें से 3 मेन विभाग है: रेवेन्यू है, फाइनेंस है और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के अधीन वो तीनों विभाग आते हैं। जिस विषय के ऊपर आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि उनकी आज की परिस्थितियां क्या है। अब मैं से ये नहीं कहूंगा कि एक्सक्लूसिवली बाहु कॉन्स्टिट्यूंसी ही उस पर निर्भर है। हमारा जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एरिया, जेडीए का एरिया और हाउसिंग बोर्ड के नाते जहां भी हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनीज हैं वो सब एरिया उसके अधीन आता है। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय के बाद जो भी 3 प्राइम विभाग है उन तीनों का दोबारा निकला हुआ है। आप फाइनेंस विभाग की बात करें, ये मुझे लगता है पहली ऐसी सरकार होगी जिसकी बजट पास होने के बाद भी लागू नहीं हो पाई। आपको पता है असेंबली सेशन में बजट पास हुई और 31 मई आज खत्म होने को आया है। एक नया पैसा भी विकास के लिए इस सरकार ने रिलीज नहीं किया है। कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड जो कि एमएलए का प्रेरोगेटिव रहता है, 6 महीने के पहले पैसे थे ड्यू, अक्टूबर से मार्च तक के वो नहीं दिए। फिर मार्च के ऑनवर्ड्स अगले साल का 25-26 का जो सीडीएफ था उसका अभी तक दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर भी ह्यूल कराई है। और ऐसा नहीं है कि जम्मू
कश्मीर भी बराबर सफर कर रहा है, क्योंकि लोगों ने जब वोट दिया था तो इस उम्मीद से दिया था कि ठीक है, केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में विकास का नया तामझाम चला रही है, तो सरकार बनने के बाद इसको और एक्सपीडाइट होगा। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो तो लागू हो रही है। केंद्र सरकार ने जो काम चलाए, चाहे वो नेशनल हाईवे का हो, एक्सप्रेस वे का हो, उसमें तो कोई रुकावट नहीं आ रही, वो काम चल रहे हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से जो कैपेक्स के पैसे आने थे, जो कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड्स लेजिस्लेचर्स को मिलना था, वो बिल्कुल 8 महीने में निर्धारित है। 8 जून को विधायक बने हुए सबको 8 महीने हो जाने हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इतनी चोरियां हैं कि मुख्यमंत्री महोदय, मुझे लगता है कि आज तक उस बुलंदे को उन्होंने खोल के ही नहीं देखा होगा। और वर्स्ट इफेक्टेड उसमें जम्मू कैसे है, जो हमारा जमीनों को, मालकी जमीनों को कुछ अफसरों की बदमिजाजी की वजह से गैर मुमकिन खंड बना दिया गया। 7 लाख कनाल जमीन की जम्मू की, चाहे वो जम्मू है, सांबा है, कठुआ है, जो जदी पुश्ती मालकी जमीनें थी, जब खरीदी हमने या किसी ने 15, 20, 25, 30 साल पहले तो मालकी थी, जब उसमें काम करने गए, उसको बेचने के लिए गए, वो गैर मुमकिन खंड हो गई। वाह, क्योंकि इनकी कलम थी और इन्होंने उसकी किस्म ही बदल दी। उसके ऊपर मुख्यमंत्री महोदय कोई काम नहीं कर रहे। विधानसभा में भी हमने उस पर बात करी, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक ताना बाना और उनका जो जाल है, उस जाल को मुख्यमंत्री महोदय जो है वो भांग नहीं पा रहे हैं। उसका नुकसान जम्मू कश्मीर को और खास करके जम्मू को भारी भरकम हो रहा है, क्योंकि आज ये गैर मुमकिन खड्डों की दर्द से इन जमीनों को निकाले, जमीनों की सेल परचेज बढ़ेगी तो सरकार के घर में रेवेन्यू जनरेट होगा। जब रेवेन्यू जनरेट होगा तो विकास के लिए आपके पास द्वार खुलेंगे कि सड़कों का निर्माण कैसे होना है, पावर सिस्टम को अपग्रेड कैसे करना है, पानी लोगों के घर तक कैसे पहुंचाना है, वो पैसों से पहुंचेगा। तो पैसे जनरेट करने के तरफ मुख्यमंत्री महोदय का कोई ध्यान नहीं है। अब तीसरा विभाग हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, जिसमें जम्मू बड़ी बुरी तरह से ग्रस्त है, चाहे वो जेडीए है, जेएमसी है या जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड है। और जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड और जेडीए ने तो भाई पार ही कर दिए। भाई जो आपने कॉलोनी बना दी, आपने प्लॉट अलॉट कर दिए, आपके नक्शे के अनुसार मकान बन गए, अब दूसरी तीसरी पीढ़ी ने प्लॉट ट्रांसफर कराना है, फिर हाउसिंग बोर्ड की इंटरफेरेंस क्यों? जम्मू के बहु फोर्ट स्थित श्री गुरु रविदास सभा में आज संत राम बीए की पुण्यतिथि पर उन्हें 52वीं श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर सभा ने शहीद रजनीवाला के बलिदान को भी याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने संत राम बीए के समाज के लिए किए गए योगदान को याद किया गया और कहा कि उनके जीवन हमें सेवा और समर्पित से प्रेरणा मिलती है। संत राम बीए जी, रजनीवाला जी, रजनीवाला जी, रजनीवाला जी। श्री गुरु रविदास सभा बहु फोर्ट की ओर से संत राम बीए जी उनकी पुण्यतिथि के ऊपर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इसी तरह रजनीवाला जी जो कि कश्मीर के अंदर शहीद हुई थी, उन्हीं को आज हम श्री गुरु रविदास सभा बहु फोर्ट की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मैं बात करूंगा संत राम बीए जी की। संत राम बीए ने पूरी जिंदगी एक स्ट्रगल की ताकि ये जो हमारा देश है, ये जो हमारी सोसाइटी है, ये कास्टलेस बन सके, क्लासलेस बन सके, जाति विहीन बन सके, वर्ग विहीन बन सके, उसके लिए उसने ताउम्र काम किया। और उन्होंने अपने पूरी ज़िंदगी में 101 साल वो इनकी ज़िंदगी वो जिए और उन्होंने 101 से ज़्यादा किताबें लिखी जो कि देश की एकता के ऊपर मुनसर हैं, डिपेंड करती हैं। और इसी के साथ उन्होंने बहुत सा लिटरेचर लिखा, बहुत बड़े के जर्नलिस्ट थे, एजुकेशनिस्ट थे। और उन्होंने एक जात पात तोड़ मंडल जो कि है 1922 में बनाया ताकि
जात को तोड़ा जा सके। ये पूरा जो देश है हम सभी भारतीय हैं। उन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर हमें जो जात वाला जो कॉलम है वो हमें हटा देना चाहिए, ताकि पूरे देश के अंदर एकता हो, हम सभी भारतीय हों। इस बात को उन्होंने बहुत जोर दिया और वो बड़ी गम के साथ ये एक लाइन कहा करते थे, वो चला जाऊंगा छोड़कर इस आशाने को, चला जाऊंगा छोड़कर एक दिन इस आशाने को, वफाएं तब याद आएंगी मेरी इस ज़माने को। वो बड़े दुख भरे लहजे से इस बात को कहते थे। और एक बार उन्होंने 1936 में उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, जो जात पात तोड़ मंडल है, उसके प्लेटफॉर्म पर एक कन्वेंशन के लिए उन्हें अध्यक्षीय भाषण के लिए बुलाया था। लेकिन जब उन्होंने अध्यक्षीय भाषण उससे पहले मंगवा के पढ़ा, उनको कहा एडिट करने के लिए, चेंज करने के लिए कहा, लेकिन बाबा साहब ने कहा मैं एक लफ्ज़ भी चेंज नहीं करूँगा। और वो उन्होंने कन्वेंशन तो स्थगित कर दी, लेकिन जो उनका भाषण था, अध्यक्षीय भाषण था, आज वो एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक किताब के रूप में सामने आया है, जिसे हम कहते हैं जात पात का विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। वो जो बुक है उनकी प्रेरणा से बनी हुई है। तो आज हम इनको वो दोनों महान हस्तियों को, रजनीवाला जी को और संतराम बीए जी को, जिनकी अजीम रहाइयों से हम छत छत नमन करते हैं और हमें प्रेरणा लेनी चाहिए इन महापुरुषों से। जय भीम, जय भारत। आज आम आदमी पार्टी द्वारा नगरोटा के गांव में वाटर सप्लाई के मुद्दे को लेकर वहां के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जो प्रदर्शन हमारा रहा, ये हमारे जितने भी भाई यहाँ पे आए हुए हैं, ये रांझन से आए हुए हैं। रांझन गांव नगरोटा असेंबली में पड़ता है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक वहाँ पे पानी जो है वो 5वें दिन आता है। तो आप मुझे बताइए कि अगर सिटी से 10-15 किलोमीटर के पास अगर 5वें दिन पानी आता है, ये सुरेश भगत जी भी वहीं रांझन के रहने वाले हैं, हमारे आम आदमी पार्टी के, अगर वहां पे 5वें दिन पानी आता है तो सोचिए कि क्या फायदा। आप कहते थे हर घर जल, हर घर नल, तो क्या मिला? मुझे बता दीजिए क्या मिला? लोगों को पानी तक नहीं दे पा रही। क्या ऐसी सरकार चाहिए हमें? क्या ऐसा सिस्टम चाहिए हमें? चीफ इंजीनियर को चैलेंज करते हैं और धमकी देते हैं कि अगर एक हफ्ते में इनके घर में पानी नहीं पहुंचा रेगुलर, तो आपके चीफ इंजीनियर के बाहर गेट के ऊपर लॉक लगा देंगे। फिर मत बोलिएगा कि आम आदमी पार्टी गुंडागर्दी करती है। और दूसरा मुद्दा जो हमारा था वो डॉक्टर मधु को लेकर था, जो महराज भाई के ऊपर FIR लगाई, उसकी कड़ी निंदा करते हैं हम। जो आवाज उठाएगा उसके ऊपर FIR लगना कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आम हो चुका है। जम्मू कश्मीर में जो भी आवाज उठाता है उसको दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन आम आदमी पार्टी का MLA महराज मलिक हो या कोई भी हो, वो FIR से नहीं डरता। महराज मलिक गरीब की आवाज है, महराज मलिक गरीब के लिए लड़ता है। महराज मलिक ने ये बात कही कि भाई साहब, आप हॉस्पिटल में अगर GMC डोडा हॉस्पिटल बना हुआ है, वहाँ कोई पेशेंट आता है तो उसको प्राइवेट की तरफ क्यों भेजा जाता है? उसका इलाज क्यों नहीं किया जाता? उसके साथ मिसबिहेव क्यों किया जाता है? तो यही बात उसने कही और यही बात कहने के ऊपर उसको हटाया गया, रोका गया, प्रोटेस्ट करने से रोका गया, उसकी आवाज दबाने की कोशिश की गई और उसको वहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया और उसके ऊपर FIR लगा दी गई। और महराज मलिक जब भी कोई आवाज मुंह से उठाता है, आवाज निकालता है, तो ये बात याद रखिएगा, विद प्रूफ निकालता है। उसने शाम को ही साबित कर दिया कि RBA का झूठा सर्टिफिकेट लगाकर डॉक्टर मधु ने एडमिशन ली थी MBBS में। यानी कि जब फेक सर्टिफिकेट लगाकर एडमिशन MBBS में ली थी तो फिर डिग्री फेक हुई ना। तो इसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। मैं DC डोडा को कहना चाहता हूँ, अगर एक्शन नहीं हुआ तो ये याद रखिएगा, वहां का प्रशासन सुन ले, अगर डॉक्टर मधु को एक हफ्ते में नहीं हटाया गया तो हम पूरे जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट करेंगे और फिर वो प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं होगा। पूरे सड़क के रोड ब्लॉक होंगे और डॉक्टर मधु को जब तक बाहर नहीं निकाला जाता, डॉक्टर मधु के खिलाफ जब तक FIR नहीं लगाई जाती, तब तक हम चुप नहीं रहेंगे। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।